हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। तो आज हम लोकतंत्र विषय पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि अरस्तु के समय से लेकर आज तक शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्राचीन समय में, भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्र या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से ये एकदम से साफ है कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनता के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस तरीके की प्रवृत्ति पाए जाने के कारण जो है वो 2 कारण बताए जाते हैं। जैसे कि शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता, और दूसरा कारण कि शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए वो निरंकुश हो जाता और उसके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इस परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। ठीक है, तो प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और इसके अंदर या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। तो स्टूडेंट, लोकतंत्रीय शासन का ये दूसरा रूप ही व्यवहारिक था और ज़्यादातर देशों में इसी दूसरे रूप यानी अप्रत्यक्ष और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया। लेकिन फिर समय के चलते हुए ये अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया ये परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य यानी शासन शक्ति का सर्व साधारण के हित में प्रयोग को पाने में असमर्थ रहा। इसलिए शासन व्यवस्था के प्रकार में लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। इन अलग अलग रूपों में लोकतंत्र की व्याख्या हम कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ठीक है, ब्राइस ने कहा कि लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर सारे जन समुदाय में निहित हो। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था वो है जिसमें सार्वजनिक नीतियां बहुमत के आधार पर उन प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाए जो जनसाधारण के कारगर नियंत्रण में रहें और जो राजनीतिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों में राजनीतिक समानता के नियम के अनुसार समय समय पर होने वाले चुनावों के जरिए चुने गए हों। लोकतंत्र एक सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था है और आदर्श के रूप में सर्वमान्य है। प्राचीन यूनानी विचारकों में हेरोडोटस ने लोकतंत्र को बहुमत का ऐसा शासन माना था जिसमें नागरिकों के अधिकारों की समानता हो और इसमें राजनीतिक सत्ताधारी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हों। तो प्लेटो ने लोकतंत्र को उपयुक्त शासन के रूप में असामान्य करार दिया, वहीं अरस्तु ने सीमित लोकतंत्र को उचित ठहराया। स्टूडेंट, लोकतंत्र को संकुचित और व्यापक 2 अर्थों में समझा जा सकता है। व्यापक अर्थ में लोकतंत्र को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, जबकि अपने संकुचित अर्थ में लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था का द्योतक है। तो जैसे लोकतंत्र के विषय में परिस्थिति काल के अनुसार अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं लोकतंत्र पर विभिन्न विचारकों के कथन क्या क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बेजहॉट ने कहा कि लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। ये भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद और सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसाती है। इसी विषय पर लोकतंत्र पे सार्टोरी ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी परिकल्पना है जो कभी स्थापित हुई ही नहीं। स्टूडेंट, क्लियॉन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। क्लियॉन ग्रीक विचारक थे, उन्होंने ये परिभाषा दी
लेकिन इस परिभाषा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसको है? अब्राहम लिंकन को है, जिन्होंने 1864 में अपने गेंटवेरी भाषण में इसका प्रयोग किया था। लोकतंत्र के विषय में लेकी ने कहा है कि लोकतंत्र सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य की शासन व्यवस्था है। डाइसी ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज का अपेक्षाकृत बड़ा अंश शासन कार्य में लिप्त होता है। स्लेनसिट वाइस ने कहा कि लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य की प्रशासकीय शक्तियां किसी वर्ग या वर्गों में सीमित न रहकर समाज के सभी सदस्यों में निहित होती हैं। टॉकविले ने कहा कि लोकतंत्र का विकास अति अवश्यंभावी है और ये इतिहास में पाई जाने वाली प्राचीन प्रवृत्ति है। ला पालोम्बरा ने प्रतिनिधि को एक विवेकशील और कर्तव्यपरायण विधायक से लेकर कट्टर अवसरवादी और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभिन्न हितों को समझने वाले दलाल तक के रूप में देखा है। सीले ने कहा कि लोकतंत्र वो सरकार है जिसमें सभी की भागीदारी है। सीले की परिभाषा डाइसी से अलग इस अर्थ में है कि डाइसी इसे बहुमत की भागीदारी के रूप में देखते हैं, जबकि सीले सभी की भागीदारी के रूप में देखते हैं। मैकाइवर ने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में देखा है, जबकि ऑस्टिन, डाइसी, लॉवेल, ब्राइस लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। और मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता और कर्तव्य निर्वहन की भावना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका। बेज हॉट के अनुसार लोकतंत्र की 4 आवश्यकताएं हैं। पहला, कोई समूह संगठन शक्ति प्राप्त से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सहिष्णुता और समझौते, अशिक्षित और मूर्ख जनता के प्रभाव से बचना और दूसरों की राय के प्रति आदर है। इस तरीके से फाइनर ने कहा कि लोकतंत्र 3 पैरों वाली दौड़ है। हेनरी मैन ने कहा कि लिखित संविधान लोकतंत्र की आवश्यकता है। शुम्पीटर ने कहा कि लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। स्टूडेंट, ये विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं लोकतंत्र के विषय में। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो एलन बोल के अनुसार लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एक से अधिक राजनीतिक दल और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा। दूसरी विशेषता, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों पर समान दावा। तीसरी, खुली राजनीतिक भर्ती। चौथा, दबाव तथा स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति। पांचवा, नागरिक स्वतंत्रता। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका। सातवां, स्वतंत्र प्रेस और मीडिया। स्टूडेंट्स, लोकतंत्र के विषय में इतनी सारी बातें होने के बाद भी लोकतंत्र का आलोचना भी किया गया। लोकतंत्र के कुछ आलोचक भी रहे और उन्होंने इसके विषय में थोड़ी आलोचना के रूप में भी कुछ बातें कही, जैसे प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र की एक विकृत अवस्था कही है। लुडोविसी ने लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु बताया। हेनरी मैन ने कहा लोकतंत्र नाजुक है। वॉल्टर वेल ने कहा कि लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। वॉर्कर ने कहा कि जुगाड़ों का शासन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो आप बताएंगे। गांधी ने कहा कि संसद एक बांझ औरत है और एंथोनी गिडेंस ने कहा कि लोकतंत्र में भावनात्मकता और बहुमत की अत्यधिकता देखी जा सकती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें होने के साथ ही अब जब इसकी आलोचना हुई तो हमें इसकी कमियों पे भी एक नज़र डालना चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं। लोकतंत्र वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित शासन प्रणाली है। ये नागरिकों के अधिकारों की समानता और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, लोकतंत्र जो है वो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित शासन प्रणाली है। ये नागरिकों के अधिकार की समानता और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि अस्थायी सरकार। बहुत सारी विरोधी पार्टियां जो विपक्ष में रहती हैं वो सत्ता पक्ष का बहुत ज़्यादा विरोध करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर देश में फिर से चुनाव करवाती हैं। और एक कमी में ये भी चीज़ देखी गई है, जैसे निर्णय लेने में देरी। लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि सरकार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में बहुत देर करती है। संसद में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और मतदान कराया जाता है, फिर उस मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक कमी के रूप में आप देख सकते हैं बोलने की आज़ादी है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को बोलने की अनुमति देता है, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने लाभ के उद्देश्य से किसी बात को रखते हैं।
और एक कमी आप धन का प्रभाव भी देख सकते हैं। आज लोकतंत्र में धन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया में गरीबों के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं और पैसों के बल पर ताकतवर लोग संसद तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर लोकतंत्र में देखें तो भ्रष्टाचार की भी बात थोड़ी सी आती है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अधिक फैलता है। लोकतांत्रिक उम्मीदवार केवल 5 साल के लिए चुनाव जीतते हैं तो उनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की होती है। अब देखा जाए तो एक कमी के रूप में बांटो और शासन करो भी दिखाई देता है। स्टूडेंट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। एक कमी के रूप में हम देख सकते हैं भागीदारी का भी अभाव। लोकतंत्र में सभी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते। इनमें जागरूकता का अभाव और जनप्रतिनिधित्व के विरुद्ध रोष और भी किसी कारण से वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकतंत्र की कमियां। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो इसके सिद्धांत भी जरूर ही जानने चाहिए। स्टूडेंट, लोकतंत्र के सिद्धांत में आपका आता है उदारवादी सिद्धांत और अभिजनवादी सिद्धांत, या इसे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी कहते हैं। और आता है आपका बहुलवादी सिद्धांत, भागीदारी मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत, सहमति मूलक सिद्धांत, विमर्श लोकतंत्र सिद्धांत, समकालिक उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है समुदायवादी सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं और इसी सिद्धांत के अंतर्गत जिन विचारकों ने अपने अपने तरीके से मत दिए हैं वही मत आपके प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के विषय में। स्टूडेंट, बहुत बड़ा टॉपिक ये भी और इसमें से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप विस्तार से जानकारी लेने के लिए और अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, आप अपना नेट भी क्लियर करना चाहते हैं, आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठ के आपको सारी सुविधा दी जाएगी और आपकी तैयारी में पूरा सहयोग किया जाएगा ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकें। हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी परेशानी है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठ के क्लास कर सकते हैं। स्पेशली वो गर्ल्स जो हाउसवाइफ हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, या वो लोग जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं और उनके पास टाइम नहीं मिल पाता कोचिंग तक जाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में हमारी ऑफलाइन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है उससे शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, आप देखते हैं कि उदारवादी दर्शन का समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना स्वाभाविक है। इससे शुरू से ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन किया। उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास भी जो है वो अलग तरीके से हुए और लोकतंत्र के मुख्य जो उदारवादी सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देखेंगे क्लासिकी सिद्धांत। सबसे पहले आपका जो लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में आपको सिद्धांत मिलेगा क्लासिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत को परंपरागत, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लासिकी सिद्धांत को परंपरागत, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत 3 शताब्दियों में विकसित हुआ। क्लासिकी सिद्धांत एक दर्शन, आंदोलन और लेखन का परिणाम न होकर अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के राजनीतिक आंदोलन, व्यवहार और चिंतन का परिणाम है। आपको पता है पुनर्जागरण और धर्म सुधार के सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति के मूल को सबसे ऊंचा मानते हुए व्यक्ति को ही सभी चिंतन का केंद्र बिंदु माना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो है लोकतंत्र क्लासिकी लोकतंत्र सिद्धांत में हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण नियम को स्पष्ट किया कि सरकार और अन्य मानवीय संस्थाएं व्यक्तियों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप पैदा हुई हैं। साथ ही साथ जॉन लॉक ने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना और जॉन लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया और उस सरकार के विरुद्ध बगावत को उचित ठहराया जो जनता के अधिकारों के साथ हेराफेरी कर रही हो। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, सरकार की निरंकुशता को कम करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। रूसो ने लोकतंत्र के आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया और जनता द्वारा राजनीति में प्रत्यक्ष हिस्सा लेने को लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बताया। तो जैसे कि हमने बताया कि क्लासिकी सिद्धांत जो है वो 3 शताब्दियों में विकसित हुआ। 17वीं शताब्दी में आपके हॉब्स ने
इसको स्पष्ट किया और फिर उसके बाद आपके 18वीं शताब्दी में इसको जो है मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के रूप में इसे क्लियर किया। जॉन लॉक ने भी इसमें पूरा योगदान दिया और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विषय में आपको बताया। तो यानी कि इन सभी चीज़ों से आपका एकदम स्पष्ट हो गया कि हमें लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में जॉन लॉक का अध्ययन करना होगा, क्योंकि उन्होंने इसको विस्तार से बताया। आप मॉन्टेस्क्यू का अध्ययन करेंगे, इसमें हॉब्स का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ अन्य जो विचारक भी रहे हैं इस समय में उन्होंने अपनी जो भी भागीदारी दी है उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लासिकीय सिद्धांत जो है इसको परंपरागत, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं जॉन लॉक के अनुसार लोकतंत्र के सिद्धांत। स्टूडेंट, इन्होंने कहा कि सत्ता संसद के पास होनी चाहिए, राजा के पास नहीं, और राजनीतिक सत्ता का न्यायोचित आधार सामाजिक समझौता और जनता की सहमति है। लॉक ने धार्मिक सहनशीलता पर बल दिया और लॉक ने अस्पष्ट रूप से बताया कि जनता की सहमति का आधार बहुमत है। उनके सिद्धांतों में प्रतिनिधि सरकार का विचार भी अस्पष्ट रूप से ही देखने को मिला। उन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का भी अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया। उनके अनुसार सरकार को सीमित और संवैधानिक होना चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्ति के पास कुछ अदेय और प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य कभी भी नहीं छीन सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास सत्ता हमेशा के लिए होनी चाहिए। अगर सरकार कोई हेराफेरी करे तो उसके विरुद्ध विद्रोह को उचित ठहराया जाना चाहिए। इस तरीके से आपके गैबले, दिद्रो, हेल्वेशियस, होलबैक ने व्यक्तियों की जन्म सिद्ध समानता के विचार को भी स्थापित किया और लोकतंत्र को एक आधार स्तंभ दिया। अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाकर लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की। स्टूडेंट, अमेरिका के क्रांतिकारियों जेफरसन, मैडिसन ने लोकतंत्र के अलग अलग सिद्धांतों को जनमानस में ओजपूर्ण भाषा में उतारा और अमेरिकी संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरकर सामने आया। आर्थिक स्तर पर एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक क्षेत्रों में राज्य की घुसपैठ को अवैध करार देते हुए सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार दिया। धार्मिक क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप का भी उदारवादी लेखों के द्वारा विरोध किया गया और इस तरीके से राज्य की धर्मनिरपेक्ष धारणा जो है विकसित हुई। स्टूडेंट, ये तो बात हो गई आपकी 18वीं शताब्दी तक। अब 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादियों में बेंथम, जेम्स मिल, जे.एस. मिल ने लोकतंत्र का समर्थन इस आधार पर किया कि व्यक्ति के अधिकतम सुख के लिए इस प्रकार की सरकार जरूरी है। बेंथम ने वयस्क मत अधिकार और प्रतिनिधि सरकार के विचार भी प्रस्तुत किए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है। साथ ही साथ संसद की अवधि 1 साल, गुप्त मतदान को सफल बनाने के लिए शिक्षा का महत्व, प्रेस और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही साथ मैक्स फर्सन के अनुसार इन्होंने रक्षात्मक लोकतंत्र की आधारशिला रखी। स्टूडेंट, जे.एस. मिल ने लोकतंत्र के नैतिक पहलू की ओर अपना ध्यान खींचा और लोकतंत्र को मानव के विकास का सबसे उत्तम साधन बताया। मिल के विचारों के आधार पर ही टी.एच. ग्रीन और 20वीं शताब्दी में लिंडसे, हॉब्स हाउस, बार्कर, लॉस्की, मैकाइवर, डेवी, पेनोक, इन सभी ने लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष को मजबूत किया। 20वीं शताब्दी में वयस्क मताधिकार मिला और राजनीति में जनता का हिस्सा उभरकर सामने आया। इस समय पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच राज्य की समझौतावादी भूमिका उभरकर सामने आई। इसी तरीके से 20वीं शताब्दी में क्लासिकी सिद्धांत के विकास में लास्की ने अपना योगदान दिया है। लास्की ने जनता को योग्य और शिक्षित बनाए जाने की सिफारिश की। राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता के विधि के सिद्धांत पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कुठाराघात किया और उन्होंने सत्ता को अलग अलग समूह और संस्थाओं में विभाजित करके बहुलवादी सिद्धांत दिया। तो 20वीं शताब्दी के बाद बहुलवादी सिद्धांत ने इसका रूप लिया और फिर उसके बाद उन्होंने लोकतंत्रीय सरकार को जनता के आर्थिक हितों का संरक्षक बनाया। तो लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक धारणा ना मानकर पूरे समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र तक उनके विस्तार का सुझाव भी दिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्लासिकी सिद्धांत की मान्यता। तो ये आपका क्लासिकी सिद्धांत
इसका निष्कर्ष जो निकला, फिर उसके बाद इसको किस रूप में देखा गया, तो क्लासिकल सिद्धांत लोकतंत्र के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं सामने इस तरीके से आई कि शक्ति संसद में निहित है, सहमति शक्ति का आधार है, सत्ताधारियों के हाथ में शक्ति जन विश्वास के रूप में संग्रहित होती है, व्यक्तियों के पास अदेय मौलिक अधिकार हैं, बहुमत के आधार पर सत्ता का संचालन होता है, सरकार संवैधानिक संयंत्रों से सीमित है और सरकार के द्वारा लोकनिष्ठा का प्रदर्शन न करने की दशा में व्यक्तियों के पास क्रांति का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवहारवादी विचारकों के हिसाब से उदारवादी लोकतंत्र शक्ति, सत्ता और वैधानिकता के आधार पर स्थापित है। स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, जिसकी हमने शुरू से जब से इसका विकास हुआ और 20वीं शताब्दी तक इसका विस्तार से वर्णन किया। ठीक है, अब हमारा जो आता है अगला ये लोकतंत्र के सिद्धांत में, वो है अभिजनवादी सिद्धांत, या इसे हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों में आपके पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स, मिल्स, शुम्पीटर, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। स्टूडेंट, अभिजनवादी सिद्धांतकारों में जो है पैरेटो के विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। इटली के ये समाजशास्त्री थे पैरेटो। इन्होंने व्यक्तियों की क्रियाओं को तार्किक और गैर तार्किक प्रवर्गों में विभाजित किया और इन्होंने बताया तार्किक क्रिया वो है जो सोची गई, विचारी गई और परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, जबकि इन्होंने बताया कि अतार्किक क्रियाएं वो हैं जो बुद्धि विरोधी हैं और इन दोनों से अलग और तार्किक क्रियाएं हैं जो बिना सोचे समझे की गई क्रियाएं हैं। यानी कि जो गैर तार्किक क्रियाएं होती हैं, अतार्किक नहीं, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य को पाने के लिए नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके पैरेटो ने अपने विचार दिए थे। साथ ही साथ पैरेटो की ये भी मान्यता है कि अभिजन वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो प्रतिभावान हो, यानी कि राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया बंद नहीं होती, लेकिन भर्ती देख परख कर की जाती है। पैरेटो ने बताया कि ये प्रवृत्ति सभी समाजों में देखी जा सकती है और साथ ही साथ इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है, ये भी पैरेटो ने कहा। और ये कोट्स आपका जो है वो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पैरेटो ने कहा कि अभिजन सभी पेशों में पाए जाते हैं, चाहे वो चोरी का पेशा हो या और कोई। तो पैरेटो के अनुसार क्रियाओं को प्रतिफल या अवशेषों के आधार पर अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, इसलिए तार्किक क्रियाओं का प्रतिफल हमेशा सफल होता है। अब बात करते हैं मोस्का के विचार की। तो मोस्का के अनुसार सामाजिक प्रतिस्पर्धा उत्तरजीविता के लिए नहीं होती, बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो धन और शक्ति का संग्रहण करके अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करे, इसलिए समाज में अधिक से अधिक संग्रहण की प्रवृत्ति बनी रहती है और मनुष्य जो है वो सत्ता पाकर उसे खोना नहीं चाहते। तो मोस्का ने इस तरीके से स्थापित किया कि राजनीतिक शक्ति कुछ परिवार और समूहों के पास ही बनी रहती है और आम जन इनमें किसी एक पर अपनी मुहर लगाते हैं। मोस्का का ये मानना है कि सभी चीज़ों का अंत होता है, इसलिए अभिजन शासन का भी अंत स्वाभाविक है। अब बात करते हैं हम रॉबर्ट मिचेल्स के विचारों के। तो पॉलिटिकल पार्टी में रॉबर्ट मिचेल्स ने व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के संगठन का अध्ययन किया और मिचेल्स के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका जो है वो होती है और बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दलों का संगठनात्मक स्वरूप भी स्वाभाविक रूप से बड़ा ही होता है। बड़े संगठनों का प्रबंध श्रम विभाजन से ही संभव है और श्रम विभाजन उच्च और निम्न पदों की स्थापना भी स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ मिचेल्स की मान्यता है कि राजनीतिक दल संगठन के उच्च पदों पर ही उनकी नियुक्ति करते हैं जिनके पास नेतृत्व की क्षमता और नए विचारों की स्थापना की क्षमता होती है। मिचेल्स कहते हैं कि दल ही सत्ता प्राप्त करते हैं, इसलिए सत्ता में दल के शीर्ष पद पर आश्रित कुल व्यक्तियों का वर्चस्व होता है और ये सभी दलों के संबंध में कहा जा सकता है। इसीलिए मिचेल्स ने इसे अल्पतंत्र का लौह नियम भी कहा है। बात कर रहे हैं मिल्स के विचारों की। अभी हम जो है अभिजनवादी सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब मिल्स के विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
मिल्स की अपनी एक रचना थी पावर इलीट। इसमें इन्होंने अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया। मिल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर की औद्योगिक सैन्य संरचना का विशिष्ट उदाहरण है, जिसके अंतर्गत विश्व में आर्थिक और सैन्य क्षमता के आधार पर अपनी विशिष्ट स्थिति बनानी है। स्टूडेंट, मिल्स ने अमेरिका के विशेषकर 3 अभिवर्गों सैन्य बल, राजनीतिक बल और औद्योगिक वर्ग का उल्लेख किया है। मिल्स ने कहा, इन्हीं तीनों वर्ग की सहमति से ही अमेरिका में निर्णय लिए जाते हैं और अमेरिकी लोकतंत्र जनहित की बजाय इन्हीं तीनों वर्गों का संवर्धन भी करता है। करते हैं अभिजन सिद्धांत में हम शुम्पीटर के विचार की, ये भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। शुम्पीटर की बुक थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि सभी जनों को मत अधिकार न देना उपयुक्त है। शुम्पीटर ने कहा कि लोकतंत्र एक संस्थात्मक प्रबंध है जिसके द्वारा राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और राजनेताओं के बीच मत प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा भी होती है। शुम्पीटर के हिसाब से लोकतंत्र निर्वाचित और प्रतिस्पर्धी अभिजनों के पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था है। शुम्पीटर लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, बल्कि उनकी ये मान्यता थी कि पूंजीवाद में रचनात्मक विध्वंस की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसका अंत स्वाभाविक है। यानी कि पूंजीवाद का अंत उसकी विफलताओं का कारण नहीं, बल्कि उसकी सफलताओं का कारण होगा। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत सार्टोरी, कार्ल मेनहीम, रेमंड सेटो को भी शामिल किया गया और इन सिद्धांतकारों की विशिष्टता ये है कि इन्होंने पारंपरिक अभिजनवादी सिद्धांतकारों से अलग विशिष्ट वर्गवाद और लोकतंत्र को पूरक माना है। ये लोकतंत्र टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू आगे करेंगे, जिसमें हम बहुलवादी सिद्धांत और उसी के साथ साथ समकालिक उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, जिसमें विमर्शी लोकतंत्र सिद्धांत, सहमति मूलक सिद्धांत और नव उदारवादी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत भी लोकतंत्र का इसके आगे हम आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने नेट की परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए। थैंक यू।